अगले रोज मैं सुबह सुबह मेजर शरद के हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। फौजी कैंटीन अभी नहीं खुली थी। हेडक्वार्टर की फजा पर एक गहरी सोगवार खामोशी तारी थी। मैं मेजर शरद के कमरे में चेहरे को उदास बनाकर आहिस्ता से दाखिल हुआ तो देखा कि मेजर शरद दीवान और मराठा कर्नल ग्वालिकर अखबार सामने रखे बैठे थे। वो अपनी फुल वर्दियों में थे और लगता था कि अभी अभी बाहर से आए हैं। उनके चेहरे उतरे हुए थे। मैंने अपनी आवाज को गमनाक बनाते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दौड़कर मेजर शरद को गले लगा लिया और रूहान सी आवाज में कहा, भैया ये क्या हो गया है। मेजर शरद ने बैठे बैठे मेरे कंधे पर हाथ फेर कर आहिस्ता से मुझे अलग किया और कहा, तुम अभी कैंटीन पर जाओ। मैंने वहाँ बैठना मुनासिब भी न समझा और खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। हालात बता रहे थे कि इन लोगों पर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भारी मुसीबत नाजिल हो चुकी है। मैं अपने कमरे में आ गया, नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, फिर कैंटीन पर आ गया। फौजी कैंटीन खुल चुकी थी। जगदीश अंग्रेजी का ताज़ा अखबार पढ़ रहा था। मुझे आता देखकर उसने अखबार मेरे आगे कर दिया और बोला, ये देखो कितनी तबाही हुई है। अखबार ने लिखा है कि कश्मीरी कमांडो की इस कार्रवाई में मुल्की और गैर मुल्की जर्नैलों के साथ 10 फौजी अफसर और होटल के 7 आदमी भी मारे गए हैं। अखबार में अशोका होटल की तस्वीर भी छपी थी। तस्वीर में वो ब्लॉक जिसके कमरे में मैंने धमाका खेज टेप लगाई थी, उसके सामने वाले 3 कमरे पूरे के पूरे उड़ गए थे। मैं जगदीश के साथ इजहार अफसोस करता रहा। फिर उससे कहा कि मैं शरद भैया से मिलकर आ रहा हूँ। वो चुप थे, उन्होंने मुझशे कोई बात नहीं की। जगदीश, कहीं मेरे भैया पर फौज का कोई मुकदमा तो नहीं चलेगा? जगदीश ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मेरा ख्याल नहीं। वैसे थोड़ी देर पहले एक लांस नायक चीनी का पैकेट लेकर आया था। उसने मुझे बताया कि दिल्ली और पौंडीचेरी के इंटेलिजेंस टीमें यहाँ पहुँच रही हैं। पौंडीचेरी का नाम सुनते ही मैं सोच में डूब गया। पौंडीचेरी की इंटेलिजेंस कोर के 4-5 आला रैंक के अफसर मुझे शक्ल से पहचानते थे। मैंने कई रोज तक उनके टॉर्चर बर्दाश्त किए थे। खास तौर पर वो बुचर कैप्टन जोशी तो मुझे दूर से ही पहचान सकता था और खतरा ये था कि वो तहकीकाती टीम के साथ जरूर आएगा। वो पौंडीचेरी की मिलिट्री इंटेलिजेंस का बड़ा तजुर्बेकार अफसर था। मैंने जगदीश से कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि अशोका होटल में तबाही मचाने वाले कश्मीरी अगरवादी जरूर पकड़े जाएंगे। वैसे तुम्हारे ख्याल में दिल्ली और पौंडीचेरी की इंटेलिजेंस के ये अफसर कब तक यहाँ पहुँच जाएंगे? जगदीश ने काउंटर पर चाय के डिब्बे उठाकर शेल्फ में रखते हुए कहा, ये लोग हवाई जहाज से आएंगे। मेरा ख्याल है आज शाम तक पहुंच जाएंगे। मुझे अंदेशा था कि पौंडीचेरी की इंटेलिजेंस टीम में ऐसे फौजी अफसर जरूर होंगे जो मुझसे पौंडीचेरी टॉर्चर सेंटर में इंटेरोगेशन करते रहे हैं और मैं यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा और फिर मेरा जो हश्र होगा उसका अंदाजा शायद आप नहीं लगा सकते। लेकिन कमांडो अपने टारगेट को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं भागता। मैं ये चांस लेना चाहता था, क्योंकि 1% ही सही, लेकिन इस बात का इम्कान था कि तहकीकाती टीम में मेरी जान पहचान का कोई भारतीय अफसर न हो। असल बात ये थी कि मैं अभी मजीद कुछ वक्त मेजर शरद दीवान के साथ मुंसलिक रहना चाहता था ताकि मैं मजीद फौजी राज हासिल कर सकूं। दोपहर के खाने के बाद मैं दोबारा मेजर शरद के पास गया। वो उस वक्त भी फौजी वर्दी में था और डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बड़ी महवियत के आलम में आंखें बंद किए सर कुर्सी की पुश्त से टिकाए बैठा था। सिगार उसके हाथ में सुलग रहा था। अर्दिली मेज पर से खाने के बर्तन उठा रहा था। मैं खामोशी से उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मेरे कदमों की आहट से मेजर शरद ने आंखें खोल दी, मुझे देखकर गहरा सांस भरा और बोला, तुमने खाना खा लिया? मेरे दिल में मेजर शरद के लिए बड़ी हमदर्दी पैदा हो गई थी। वो वाकई मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह प्यार करने लगा था। उस वक्त भी जबकि उसका पूरा फौजी करियर खतरे में पड़ा हुआ था, उसे मेरा इतना ख्याल था। मैंने कहा, हाँ भैया। वो भी खामोशी से सिगार पीता रहा। मैं भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। मैंने सुकूत को तोड़ते हुए पूछा, भैया ये जो कुछ हो रहा है इसकी वजह से तुम पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? मेजर शरद के होंठों पर एक उदास तबस्सुम नमूदार हुआ। सिगार को एस्ट्रे में बुझाकर बोला, क्यों नहीं पड़ेगा? आखिर इन जर्नैलों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैंने कहा, भैया तुम चिंता न करो, भगवान सब जानता है, तुम दोषी नहीं हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। उसके बाद मेजर शरद उठा और बोला, मुझे आज रात अशोका होटल में तफ्तीश के सिलसिले में गुजारनी होगी। तुम अगर चाहो यहाँ मेरे कमरे में सो जाना, अर्दिली तुम्हें खाना बना देगा। मेजर शरद चला गया। मैंने सोचा, अच्छा है मुझे आज रात मेजर की अलमारी की तलाशी का एक और मौका मिल जाएगा। हो सकता है अलमारी में उसका ब्रीफ केस भी हो और कोई नई मालूमात मिल जाएं। मैंने अर्दिली से कहा, अभी मैं कैंटीन पर जाता हूँ, शाम को आ जाऊंगा, तुम मेरे लिए सब्जी बना दो। अर्दिली ने कहा, ठीक है साहब। मुझे पौंडीचेरी से आने वाली फौजी तहकीकाती टीम की फिक्र लगी थी। मैंने कोई 4 बजे जगदीश से पूछा, क्या पौंडीचेरी वाली फौजी टीम आ गई है? जगदीश बोला, तुम्हें नहीं मालूम? यहाँ कैंटीन के सामने से उनकी स्टाफ कार गुजरी थी। 6-7 ऊंचे रैंक के अफसर बैठे हुए थे। पता नहीं किस किस की जान मुसीबत में फंसेगी। मेरा ख्याल है कि हमारे हेडक्वार्टर के कुछ अफसरों का जरूर कोर्ट मार्शल होगा। शाम होते ही मैं कैंटीन में अपनी ड्यूटी खत्म करके सीधा मेजर शरद दीवान के हॉस्टल में चला गया। चाय भी अर्दिली से बनवा कर पी और रात का खाना भी वहीं खाया। अर्दिली रात 10 बजे चीजें वगैरह समेटने के बाद चला गया। मैं कमरे में अकेला रह गया तो सोचा मेजर की अलमारी की तलाशी ली जाए। मैं अलमारी की तरफ बढ़ा ही था कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से मेजर शरद की बोझल सी आवाज आई,
धर्मवीर, मैंने कहा जी भैया। उसने कहा अच्छा, क्या तुम आ गए हो? पांडिचेरी से तहकीकाती टीम हेडक्वार्टर में आई हुई है। हो सकता है उस टीम का कोई फौजी अफसर मेरी अदम मौजूदगी में कमरे की तलाशी लेने आए, उसे तलाशी लेने देना। मैंने कहा ठीक है भैया, और मेजर शरत ने फोन बंद कर दिया। मैंने लोहे की तार से अलमारी को खोल कर देखा, वहाँ मेजर का ब्रीफकेस नहीं था। आमतौर पर टॉप सीक्रेट फाइलें वो अपने ब्रीफकेस में ही रखता था। अलमारी की एक जानिब मेजर के सिविलियन कपड़े और इस्त्री की हुई वर्दी टंगी थी, दूसरी तरफ खानों में अला बला सामान पड़ा हुआ था। उस सामान के नीचे मुझे एक फाइल नजर पड़ी। मैंने उसे बाहर निकाल कर खोला और वर्क उलटने लगा। एक वर्क पर मेरी नजरें ठहर गईं। फुल स्केप टाइप शुदा कागज के ऊपर टॉप सीक्रेट सुर्ख लफ्जों में टाइप किया हुआ था। मैंने अलमारी बंद की, फाइल लेकर मेज पर बैठकर उसे गौर से पढ़ने लगा। मुझे वो खुफिया राज मिल गया था जिसकी मुझे तलाश थी। इसमें इंडिया के डिफेंस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक खत मिलिट्री हाई कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ को लिखकर उससे पाकिस्तान पर भारत के हमले के महीने का तयन करने को कहा गया था। दूसरा खत इंडिया की फौजी हाई कमांड की तरफ से लिखा गया था। इस खत में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि पाकिस्तान पर हमला सितंबर के महीने में किया जाएगा। वो सितंबर 1965 का महीना निकलता था। फाइल में लगे हुए दूसरे कागजात को भी मैंने सरसरी नजर से देखा। उनमें इंटेलिजेंस के बाज अफसरों की पर्सनल फाइलों में से कुछ वाकयात लेकर उनकी तरबियतों के सिलसिले में बहस की गई थी। मैंने फाइल उसी तरह अलमारी के खाने में रख दी, अलमारी को बंद करके ताला लगाया और किचन में आकर कॉफी बनाने के लिए पानी गर्म करना रख दिया। मैंने सिगरेट सुलगाया और किचन की खिड़की में से बाहर छोटे से बागीचे में लगी हुई बत्तियों और इन बत्तियों की रोशनी में नजर आने वाली झाड़ियों और केले के दरख्तों को देखते हुए सोचने लगा कि मुझे ये खबर फौरी श्रीनगर कमांडो शेरवान को पहुंचा देनी चाहिए। अलमारी में मेजर शरत का ट्रांसमीटर सेट नहीं था। अगर होता तो मैं उसी वक्त खुफिया कोड में कमांडो शेरवान को इतला कर देता कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए सितंबर के महीने का पहला हफ्ता चुना है। फिर सोचा कि कल या परसों किसी वक्त अलमारी की दोबारा तलाशी लूंगा, हो सकता है मेजर शरत वहाँ ट्रांसमीटर सेट ला कर रख दे। मुझे ख्याल नहीं रहा था कि अर्दली गया है तो मैं उठकर कमरे के दरवाजे को चटखनी लगा दूं। कॉफी के लिए पानी उबलने लगा तो मैंने कॉफी बनाकर प्याली में डाली। फ्रिज खोलकर अंग्रेजी चीज का एक टुकड़ा निकाल कर काउंटर पर रख कर छुरी से उसका टुकड़ा काट रहा था कि बाहर कमरे में किसी के फौजी बूटों की आवाज आई। साथ किसी ने भारी भरकम आवाज में कहा, हेलो मेजर शरत। मुझे ऐसे लगा जैसी आवाज मेरे कानों ने पहले भी कहीं सुनी है। मैंने छुरी हाथ से रख दी और ये देखने के लिए खुले दरवाजे में से ड्राइंग रूम में कौन आ गया है किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी मैं किचन के दरवाजे में नहीं पहुंचा था कि अचानक एक फौजी वर्दी वाला आदमी किचन के दरवाजे में मेरे सामने आ गया। वो मुस्कुरा रहा था। हेलो मेजर शरत कहाँ है? उसका जुमला अधूरा रह गया क्योंकि उसने मुझे और मैंने उसे पहचान लिया था। वो पांडिचेरी के टॉर्चर चैम्बर का वही कैप्टन जोशी था जिसने मेरे गाल पर निश्तर से लंबा जख्म लगाया था। हम दोनों अपनी अपनी जगहों पर ठिठक कर खड़े के खड़े रह गए और फटी फटी आंखों से एक दूसरे को तक रहे थे। ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का लम्हा था। ये कैप्टन जोशी के लिए भी जिंदगी और मौत का लम्हा था। मुझे पहचान लेने के बाद वो यकीनन इस नतीजे पर पहुंच गया था कि मैं ही वही कमांडो हूँ जिसने पांडिचेरी में भारतीय जहाजों को तबाह करने के बाद अब अशोका होटल के एक कमरे को 6 जर्नैलों समेत धमाके से उड़ा दिया है। एक सेकंड के लिए हमने एक दूसरे को देखा, पहचाना और उसके साथ ही कैप्टन जोशी के मुंह से निकला तुम, और उसका हाथ बेल्ट के साथ लगे पिस्तौल के होल्स्टर की तरफ गया। अगर मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो शायद वो कैप्टन जोशी के पिस्तौल के फायर से जख्मी होकर गिर पड़ता और वो उसे अपनी हिरासत में ले लेता, क्योंकि ऐसे आदमियों को जान से नहीं मारा करते, इनसे मिलिट्री पूछगिछ करनी होती है। लेकिन कैप्टन जोशी को मालूम नहीं था कि उसके सामने कौन खड़ा है। जब मुझे पांडिचेरी में उसके पास लाया गया था तो मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे और वहशियाना तशद्दुद की वजह से मैं अदमुआ हो रहा था। लेकिन अब मेरे हाथ बंधे हुए नहीं थे और मेरे एक हाथ में छुरी भी थी जिससे मैं कोई चीज काट रहा था। मैंने कैप्टन जोशी को इतनी मोहलत ही न दी कि उसका हाथ होल्स्टर में से पिस्तौल निकाल सकता। मैं छुरी से उस पर वार नहीं करना चाहता था, इस तरह उसका खून मेरे कपड़ों पर लग जाता। मैंने उसके बाजू को नीचे पकड़कर जोर से ऊपर को झटका दिया। कैप्टन जोशी कोई जवान अफसर नहीं था, उधेड़ उम्र का हो चुका था। सिर्फ उसके तशद्दुद के नए नए तरीके इजाद करने की वजह से उसे फौज से रिलीज नहीं किया गया था। दूसरा बाजू मैंने खींचकर उसके गले में डाला और उसकी गर्दन अपनी बगल में लेकर इतनी जोर से ऊपर को झटका दिया कि कैप्टन जोशी की गर्दन की हड्डी टूटने की मुझे साफ आवाज सुनाई दी। मैंने सीधे हाथ की उंगलियों से उसकी लटकती हुई गर्दन को टटोला। उसकी हड्डी टूट चुकी थी। मैंने उसे छोड़ दिया। वो किचन के फर्श पर मुंह के बल गिरा। वो मर चुका था। मैं कैप्टन जोशी की लाश को मेजर शरत के कमरे में नहीं रखना चाहता था। मैं उसे बाजुओं से पकड़कर घसीटता हुआ जीने में से होकर ऊपर छोटे से स्टोर में आ गया। उसकी खिड़की दूसरी जानिब हेडक्वार्टर की दीवार के साथ बहते हुए गंदे नाले की तरफ खुलती थी। मैंने कैप्टन जोशी की लाश को खिड़की में से गंदे नाले में फेंक दिया। वहाँ अंधेरा था और सिविलियन आबादी वहाँ से बहुत दूर थी। इस काम से फारिग होकर मैंने नीचे आकर मुंह हाथ धोया और कॉफी की प्याली लेकर किचन वाली कुर्सी पर बैठ गया और उस जगह को गौर से देखने लगा जहाँ कैप्टन जोशी को मरने के बाद मैंने फर्श पर गिराया था। फर्श पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं था। मैं उठकर कमरे में आ गया। कमरे में भी हर शय उसी तरह अपनी अपनी जगह पर पड़ी थी। कैप्टन जोशी की लाश को अकबी नाले में फेंकना मेरी मजबूरी थी। मैं उसकी लाश को फौजी हेडक्वार्टर से निकाल कर नहीं ले जा सकता था कि उसे दूर किसी वीराने में या दरिया में जाकर फेंक देता। मुझे मालूम था कि जोशी की लाश गंदे नाले में गिरते ही डूब जाएगी और गंदे कीचड़ के साथ बहते बहते सुबह तक वहाँ से कहीं की कहीं निकल जाएगी। लेकिन लाश वहीं एक जगह कीचड़ में फंस कर रुकी रही और दूसरे दिन सुबह ही सुबह कैप्टन जोशी की लाश गंदे नाले
से मिलिट्री पुलिस के आदमी निकाल कर ले आए। मुझे पता चला तो मैंने कोई परवाह न की, क्योंकि कैप्टन जोशी बोलकर मेरा नाम नहीं ले सकता था। फौजी हेडक्वार्टर में एक और बाहर से आए हुए मिलिट्री ऑफिसर के कत्ल से एक बेचैनी सी फैल गई थी, मगर मुझे इंडियन फौजियों की बेचैनी से कोई सरोकार नहीं था। जो फौजी कैप्टन पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती के मिशन को एक लम्हे में तबाह बर्बाद कर सकता था, मैंने उसको खत्म कर दिया था। एक बार फिर मेजर शरद की सीक्रेट फाइल तक मेरा रास्ता साफ हो गया था। रात को मैं मेजर शरद के कमरे में ही सोया। सुबह वहाँ से नहा धोकर कपड़े पहनकर सीधा कैंटीन पर आ गया। दिन के 11 बजे के करीब फौज के 2 सिपाही कैंटीन पर आए। उनके पास स्टैम्प पैड और एक कॉपी थी। उनमें एक सूबेदार मेजर था। उसने आते ही कहा, लाओ भाई अपनी उंगलियों के निशान यहाँ दो। यहाँ के सब सिविलियन मुलाजिमों के नए शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं, जिन पर हर एक की उंगलियों के निशान भी होंगे। मैंने और जगदीश ने अपनी अपनी उंगलियों के निशान उनकी सफेद कॉपी पर लगा दिए। जगदीश ने पूछा, ये किस लिए हो रहा है? हमारे पास तो पहले ही शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं। सूबेदार मेजर बोला, सिक्योरिटी के नए रूल्स रेगुलेशंस नाफिज किए जा रहे हैं। अब जहाँ हेडक्वार्टर में जो सिविलियन काम करता है उसको उसकी उंगलियों के निशान वाला शनाख्ती कार्ड दिया जाएगा। पुराने शनाख्ती कार्ड बेकार हो जाएंगे। और वो स्टैम्प पैड और हमारी उंगलियों के निशान वाली कॉपी संभाल कर चले गए। जगदीश कहने लगा, शहर में कश्मीरी कमांडोज की दहशतगर्दी की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा है, अब कोई दुश्मन का जासूस हमारे हेडक्वार्टर में नहीं घुस सकेगा। गेट पर उसके शनाख्ती कार्ड पर उसकी उंगलियों के निशान भी चेक किए जाएंगे। तुम्हें मालूम है कि दुनिया में किसी एक आदमी की उंगलियों के निशान दूसरे आदमी की उंगलियों के निशान से नहीं मिलते। मैंने भी यही समझा, लेकिन असल मामला कुछ और था। असल मामला अगले रोज खुला, जब मेजर शरद दीवान ने मुझे अर्दली भेजकर अपने कमरे में बुलाया। मैं उसके कमरे में गया तो वो एक कागज सामने रखे गौर से उसे देख रहा था। मैं उसके पास गया तो उसने कागज पर हटा दिया और मुझसे बैठने को कहा। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर मेज के पास बैठ गया। मैंने तिरछी निगाहों से देखा। कागज पर किसी के उंगलियों और अंगूठे के निशान थे। मैं कुछ समझ न सका। मेजर शरद ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, कल रात 9-10 बजे के बाद तुम कहाँ थे? उसकी नजरों में पहली बार मैं अजनबियत की झलक देख रहा था। मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मैं किसी टॉर्चर सेंटर में फौजी अफसर के सामने बैठा हूँ और मुझसे पूछगिछ हो रही है। मैंने अपने चेहरे पर किसी किस्म की परेशानी के असरात न आने दिए और जिस तरह अपनायत के साथ मैं मेजर शरद से बात करने का आदी था, उसी अंदाज से कहा, भैया कल रात 9 बजे के बाद मैं इसी कमरे में था। अर्दली चला गया था। मैंने खाना खाया, कुछ देर तक रिसाले देखता रहा, फिर सो गया। क्यों, क्या बात है भैया? मेजर शरद के चेहरे से भी अजनबियत के असरात जो थोड़ी देर पहले नमूदार हुए थे गायब हो गए। कुर्सी से टेक लगाते हुए बोला, इन लोगों से कुछ गलती हो गई है। मैंने असरार करते हुए पूछा, भैया क्या बात है? उसने उंगलियों के निशानात वाला कागज आगे कर दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, बात यह है कि पौंडीचेरी से एक फौजी टीम धमाके की तहकीकात करने आई थी। उनमें एक कैप्टन जोशी भी था। किसी ने कैप्टन जोशी को कत्ल कर दिया है। उसकी लाश हेडक्वार्टर के गंदे नाले से मिली है। मैंने मसनूई हैरत और रंज का इजहार करते हुए कहा, हे भगवान, मगर ये कैसे हो गया? क्या कातिल पकड़ा गया है? मेजर शरद बोला, उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि कैप्टन की लाश अपने हेडक्वार्टर के नाले से मिली है, ख्याल यही है कि उसे अपने हेडक्वार्टर के किसी आदमी ने कत्ल करके लाश नाले में फेंक दी है। पोस्टमार्टम करते वक्त देखा गया कि कैप्टन जोशी की गर्दन पर किसी के उंगलियों के निशान थे। ये निशान कातिल के ही हो सकते हैं। चुनाचे लाश की गर्दन पर उंगलियों के निशान हमने ले लिए हैं और हेडक्वार्टर के तमाम मुलाजिमीन की उंगलियों के निशान भी 2 घंटे के अंदर अंदर इकट्ठे कर लिए। फिर क्या कातिल मिल गया भैया? मेजर शरद गौर से सामने पड़े कागज को देख रहा था। कहने लगा, हैरानी की बात है कि लाश की गर्दन पर उंगलियों के जो निशान थे वो हूबहू तुम्हारी उंगलियों के निशानों से मिलते हैं। ये देखो। उसने कागज मेरे आगे कर दिया। मुझे याद आ गया कि जब मैं कैप्टन जोशी की लाश को ठिकाने लगा रहा था तो मैंने दोनों हाथों से उसकी गर्दन को टटोल कर देखा था कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी है या नहीं, क्योंकि मैं किसी हालत में उसे जिंदा नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसने मुझे वहाँ देख लिया था। मैंने कागज को देखा, एक तरफ कैप्टन जोशी की गर्दन पर लिए गए निशानों को देखा और दूसरी तरफ मेरी उंगलियों के निशान थे। ये वो निशान थे जो फौजी नए शनाख्ती कार्ड बनवाने के बहाने कैंटीन पर आकर मेरी उंगलियों पर स्याही लगाकर कॉपी पर चिपका कर ले गए थे। ड्रामा अपने खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया था। अब मुझे इंतहाई होशियारी और अय्यारी से काम लेने की जरूरत थी कि मेजर शरद ऐसा मिलिट्री इंटेलिजेंस का तजुर्बेकार अफसर भी मेरे चेहरे पर फिक्र तरद्दुद का कोई निशान न देख सके। मगर ये बहुत बड़ा सबूत मेरे सामने था जो मुझे कैप्टन जोशी का कातिल साबित कर रहा था। मैंने हैरानी से कहा, भैया ये कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है कि ये किसी ने तुम्हारे और मेरे खिलाफ साजिश की है। मेजर शरद के लहजे में सर्दपन था। कैसी साजिश? मैंने कहा, हो सकता है मेरी उंगलियों के प्रिंट लेकर हमारे किसी दुश्मन ने यही निशान लाश की गर्दन पर डाल दिए हों। यहाँ कुछ लोग हम दोनों भाइयों के प्यार मोहब्बत को हसद की नजरों से देखते हैं। मेजर शरद कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। किसी कागज पर से उंगलियों के निशान उठाकर लाश की गर्दन पर प्रिंट नहीं किए जा सकते। मैंने कहा, तो भैया क्या मैंने कैप्टन साहब को कत्ल किया है? क्या तुम ऐसा समझते हो? मेजर ने उंगलियों के प्रिंट वाला कागज एक तरफ करते हुए सिगार का कश लेते हुए कहा, मैं तो ऐसा नहीं समझता, मगर वो बड़े
बड़े अफसर जो कैप्टन जोशी के कत्ल की इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्हें यकीन है कि कातिल यही शख्स है जिसकी उंगलियों के निशान कागज पर लिए गए हैं। मेरे गिर्द घेरा तंग होता जा रहा था। मुझसे लाश की गर्दन को टटोलने की वजह से जो गलती हो गई थी उसने मेरे लिए फंदा तैयार कर दिया था और मैं इस मौत के फंदे के करीब होता जा रहा था। लेकिन मैं आखिरी लम्हे तक मुकाबला करने वाला, लड़ने वाला कमांडो था। मैंने कहा, भैया क्या तुम भी ऐसा समझते हो कि कैप्टन को मैंने कत्ल किया है? भैया मुझे किसी को कत्ल करने की क्या जरूरत थी? मेरे कैप्टन साहब से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने तो आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी। मेजर शरत ने सिगार एस्ट्रे में मसलते हुए कहा, मैं खुद इसी उलझन में पड़ा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मिलिट्री पुलिस तो तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मेरे साथ यहाँ आ रही थी, मगर मैंने अपने असर रसूख से उन्हें रोक लिया और कहा कि पहले मुझे अपने तौर पर मालूम करने दो। मैंने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया और अपने तरफ से बेहद मासूम और बेगुनाह बनते हुए कहा, हे भगवान, तू ही अंतर्यामी है, तू जानता है कि मैं दोषी नहीं हूँ। मेजर शरत ने उंगलियों के प्रिंट वाला कागज तह करके अपनी जेब में डाल लिया और मुझसे कहा, धर्मवीर तुम परेशान न हो, मैं एक बार फिर जाकर इंक्वायरी कमेटी को लाश की गर्दन पर पड़े हुए उंगलियों के निशानों के दोबारा मुआयने के लिए कहता हूँ। बहरहाल तुम यहीं रहना। कमरे से बाहर जाते हुए उस शख्स के दिल में भाइयों वाला प्यार बेदार हो गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, घबराओ नहीं धर्मवीर, मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, कहीं कोई गलती जरूर हुई है, मैं सारा केस दोबारा चेक करवाऊंगा। वो कमरे से बाहर निकल गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया मगर चटखनी न लगाई। अब मेरे सामने एक ही काम था कि जैसे और जिस तरह भी हो सके मैं इस फौजी हेडक्वार्टर से फौरन निकल जाऊं। मौत का फंदा मेरी आंखों के सामने लटक रहा था, मैं बच नहीं सकता था। तफ्तीश करने वाली फौजी टीम उसूली तौर पर मुझे कैप्टन जोशी का कातिल करार दे चुकी थी। अगर मेजर शरत दीवान न होता तो मैं अब तक मिलिट्री पुलिस की हिरासत में आ चुका होता। हेडक्वार्टर के मेन गेट से मैं बाहर नहीं निकल सकता था। बहुत मुमकिन था कि उन्हें मेरे बारे में इत्तला मिल चुकी हो और वो मुझे वहीं पकड़ लें। मेरा दिमाग इंतहाई तेज काम कर रहा था। फौजी हेडक्वार्टर का एक छोटा रास्ता भी था जो अकब में था, मगर वहाँ भी हर वक्त मिलिट्री पुलिस का पहरा लगा रहता था। उस तरफ से जाना भी खतरनाक था। मेरी समझ में उस वक्त कोई तदबीर न आई। सोचा कि खिड़की में से पीछे गंदे नाले में छलांग लगा देता हूँ। मैंने बेडरूम में जाकर खिड़की खोलकर नीचे देखा। गंदा नाला कीचड़ से भरा हुआ था और ये कीचड़ भरा बोझल पानी बड़े बेमालूम अंदाज में बह रहा था। अगर मैं उसमें छलांग लगाता तो कीचड़ की दलदल में धंसने के बाद वहाँ से निकलना आसान नहीं था। वैसे भी नाले के दूसरे किनारे पर लोग आ जा रहे थे, वहाँ शोर मच जाता, लोग जमा होते और गेट चूंकि थोड़ा ही आगे था, कुदरती बात थी कि वहाँ से मिलिट्री पुलिस के सिपाही भी इधर आ जाते और मैं पकड़ा जाता। मैं तेजी से बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आया। दरवाजे को जरा सा खोलकर बाहर देखा। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। मुझे जो कुछ भी करना था 1-2 मिनट के अंदर अंदर करना था, क्योंकि मेजर शरत दीवान कैप्टन जोशी के कातिल की तहकीकात करने वाली टीम को ये कहकर कायल नहीं कर सकता था कि ये निशान मेरे भाई की उंगलियों के नहीं। चुनाचे मुझे बाकायदा गिरफ्तार करने के वास्ते मिलिट्री पुलिस के आदमी किसी भी लम्हे वहाँ आ सकते थे। दरवाजे के बाहर देखा तो मुझे थोड़े फासले पर एक सिविलियन ट्रक दीवार के साथ खड़ा दिखाई दिया। मैं इस ट्रक को बड़ी अच्छी तरह से पहचानता था। मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारी फौजी कैंटीन मेजर शरत के कमरे से ज्यादा दूर नहीं थी। फासला यही कोई 1 ब्लॉक का था। जो सिविलियन ट्रक फौजी कैंटीन के बाहर दीवार के साथ खड़ा था वो फौजी कैंटीन के सिविलियन ठेकेदार मेहता जी का था। मेहता जी की नागपुर शहर के अंदर गल्ला मंडी में अजनास खुर्दनी की होलसेल की दुकान थी। ये ट्रक वहाँ से हर हफ्ते आटा, चावल, घी, चाय, चीनी का स्टॉक लेकर कैंटीन पर आता था। मुझे मालूम था कि आज सप्लाई लेकर ट्रक आने वाला है। चुनाचे ये वही ट्रक था। बस मेरे फरार की यही एक सूरत थी जो उस वक्त मेरे जहन ने मुझे पेश कर दी। मैंने गौर से ट्रक को दोबारा देखा। ट्रक में से सप्लाई उतारी जा चुकी थी और अब उसमें खाली ड्रम और लकड़ी के गत्ते के खाली खोखे रखे जा रहे थे। ट्रक का दरवाजा पीछे था जो खुला था। इस दरवाजे का रुख दीवार की तरफ था। ट्रक का क्लीनर और ड्राइवर मुझे जानते थे, मगर मैं उन पर अपना आप जाहिर नहीं करना चाहता था। मुझे जो कुछ करना था वो मैंने सोच लिया था। बस अल्लाह का नाम लेकर सर झुकाए खामोशी से मेजर शरत के ड्राइंग रूम से निकला और बरामदे में से उतरकर गमलों और क्यारियों के करीब से होता हुआ ट्रक की तरफ चलने लगा। मैंने चोर नजरों से माहौल का पूरा जायजा ले लिया था। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने कदम तेज कर दिए। फासला ज्यादा बिल्कुल नहीं था। जैसे ही ट्रक के अकब में आया मैं खुले दरवाजे में से उसके अंदर घुस गया। ट्रक में खाली ड्रम, डिब्बे और लकड़ी के खाली क्रेट तकरीबन भरे हुए थे। किफायत शियार बल्कि कंजूस ठेकेदार मेहता जी का ऑर्डर था कि कैंटीन को सप्लाई पहुंचाने के बाद वहां से खाली क्रेट, ड्रम वगैरह वापस दुकान पर पहुंचा दिए जाएं। मैं लकड़ी के डिब्बों और खाली ड्रमों के पीछे छुप गया। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन वाकई कुछ तेज हो रही थी। ये कोई आम किस्म की सिविलियन जेल नहीं थी। एक फौजी हेडक्वार्टर से भागना था जहाँ हर किसी के पास असलहा था। इतने में मुझे ट्रक के क्लीनर शंभूनाथ की आवाज आई। उसने ड्राइवर हरिराम को ऊंची आवाज में कहा, हरिया चलो। क्लीनर शंभूनाथ ने ट्रक के पीछे आकर जोर से दरवाजे के पट बंद कर दिए और फिर मुझे उसकी खिड़की खोलकर ड्राइवर की सीट के साथ वाली सीट पर बैठने और ड्राइवर से बातें करने की आवाज आई। ट्रक का इंजन स्टार्ट हुआ। ड्राइवर ने गियर लगाया, इंजन को गैस दी और ट्रक फौजी कैंटीन की दीवार से निकलकर गेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। आगे का मरहला बड़ा नाजुक था। गेट पर उस ट्रक की चेकिंग हो सकती थी। मैं जानता था कि कैंटीन की सप्लाई लाने ले जाने वाले ट्रक
ट्रक की चेकिंग नहीं हुआ करती, मगर जहाँ मामला मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर चुका था। मुमकिन था गेट पर ड्यूटी गार्ड को ऑर्डर कर दिया गया हो कि बाहर निकलने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जाए। इतनी देर में ट्रक गेट के पास पहुंच गया था। मुझे उसका एहसास इस वजह से हुआ कि ड्राइवर हरी राम ने गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को नमस्कार किया और कहा, राम राम भैया जी। उसके साथ ही ट्रक गेट की मामूली सी ढलान उतरने के बाद बाएं जानिब टर्न करके सड़क पर आ गया। उसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज होना शुरू हो गई। फांसी का वो फंदा जो थोड़ी देर पहले मेरी आंखों के बिल्कुल सामने लटक रहा था, अब मुझसे दूर हो गया था। ट्रक सड़क पर अपनी मामूल की रफ्तार के साथ चल पड़ा। मेरे जहन में तरह तरह के खदशात पैदा हो रहे थे। ये ख्याल भी आया कि चंद लम्हों के बाद मिलिट्री पुलिस मेजर शरत के हॉस्टल पर मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचने वाली थी। अगर वहां आकर उसे मालूम हुआ कि मैं वहां नहीं हूं तो मुझे मेरे कमरे में देखा जाएगा। वहां भी न हुआ तो जब उन्हें पता चलेगा कि थोड़ी देर पहले सप्लाई वाला सिविलियन ट्रक वहां से निकला था, तो मिलिट्री पुलिस की जीप तेजी से ताक़ुब करती ट्रक तक पहुंच जाएगी और ट्रक खड़ा करके तलाशी लेगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो क्या मुझे रास्ते में ही किसी जगह उतर जाना चाहिए? मैं ट्रक रास्ते में किसी जगह रुकवा सकता था। ड्राइवर और क्लीनर मुझे जानते थे। मैं उन्हें कह सकता था कि यार मैं खाली डिब्बे ट्रक में रखने गया था, तुम लोगों ने ट्रक चला दिया। मैंने सोचा कि चलो शहर की थोड़ी सैर कर लेते हैं। अगरचे उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ सकता, मगर मुझे उन्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके बाद मुझे उनसे हमेशा के लिए जुदा होना था। आखिर गल्ला मंडी पहुंचने के बाद जब ट्रक रुक जाता तो मुझे यही ड्रामा करना था। मैंने रास्ते में उतर जाने का फैसला कर लिया। ट्रक मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजर चुका था। जब मुझे महसूस हुआ कि मैं फौजी हेडक्वार्टर से काफी दूर निकल आया हूँ, तो मैं ड्रमों और डिब्बों के पीछे से निकलकर ट्रक के पीछे दरवाजे के पास आया। उसको बाहर से कुंडा लगाकर बंद किया, जिसे मैं अंदर से नहीं खोल सकता था। ये भी एक मसला था। मैंने दुर्जों में से सड़क पर पीछे की जानिब देखा। मुझे दूर तक कोई फौजी गाड़ी नजर न आई। उसके बाद मैंने ट्रक की उस लोहे की चादर वाली दीवार पर जोर जोर से हाथ मारने शुरू कर दिए, जिसकी दूसरी जानिब ड्राइवर की सीट थी। साथ ही मैंने ऊंची आवाज में कहा, अरे हरी राम, ट्रक रोको। ट्रक की रफ्तार एकदम हल्की हो गई और वो सड़क के किनारे की तरफ होने लगा। ड्राइवर की आवाज आई, अंदर कौन है बे? मैंने ऊंची आवाज में कहा, मैं हूँ धर्मवीर, कैंटीन का मैनेजर। ट्रक को फौरन ब्रेक लगी। ट्रक रुक गया। ड्राइवर हरी राम और शंभूनाथ जल्दी से पीछे आए। उन्होंने ट्रक का दरवाजा खोल दिया। मुझे देखा तो हैरान हुए। मैंने हंसते हुए कहा, यार मैं ट्रक में ये देखने गया था कि सप्लाई की कोई चीज रह तो नहीं गई कि तुम लोगों ने ट्रक चला दिया। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सैर कर लेते हैं। दोनों हंसने लगे, लेकिन वो हैरान उसी तरह थे। उन्हें मेरी वजाहत पर यकीन नहीं आया था। मुझे उन्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं थी। मैंने पतलून कमीज पहनी हुई थी। कमीज की आस्तीन को जरा सा झाड़ते हुए कहा, अब तुम लोग जाओ, मैं उधर मार्केट से होता हुआ वापस कैंटीन पर चला जाऊंगा। अच्छा बाबू, चलो शंभू। ड्राइवर ये कहकर अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। क्लीनर ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई और ट्रक की दीवार पर जोर से हाथ मारकर बोला, चलो हरिया जी। और ट्रक जिसका इंजन चल रहा था सड़क पर आगे रवाना हो गया। मैंने एक निगाह सड़क के पीछे डाली। सड़क पर दूसरी गाड़ियां वगैरह आ रही थी, मगर मुझे कोई फौजी गाड़ी आती दिखाई न दी। मैं जल्दी से सड़क पार करके दूसरी तरफ आया और फुटपाथ पर पतलून की जेबों में हाथ डाले तेज तेज चलने लगा। एक चौक आया तो मैं वहाँ से दूसरे बाजार में दाखिल हो गया। यहाँ काफी ट्रैफिक था। मैंने इस दौरान अपनी जेबों को टटोल कर देख लिया था। मेरे पास नकदी की शक्ल में सिर्फ 15-20 रुपए ही थे। एक रुमाल था और कुछ नहीं था। मैं सबसे पहले अपने साथी जासूस घनश्याम को फोन पर अपने आने की इत्तला करना चाहता था। मैं सिर्फ वहीं छुप सकता था, क्योंकि इस शहर में मिलिट्री पुलिस बहुत जल्द मेरी तलाश में निकलने वाली थी।